व्यवस्था तो मैंने तो डॉक्टर सोनाल पैसे जैसे पेड़ लगाए, आज वो हमारी पार्टी प्रदेश स्तर पर मान्यता लेगी। उसी तरह हमने तो एक पेड़ लगाए, आज हमारे बच्चे सींच रहे हैं, आज तो हमारी व्यवस्था देख ही रहे हैं। तो ये जो जो व्यवस्था है यह डॉक्टर सोनाल पटेल की विचारधाराओं का है। हम लोगों को रोड खड़ंजा तो नहीं दिए, लेकिन विचारधारा दी है, वही विचारधारा हम अपने बच्चों को लागू कर रहे हैं। अब बच्चे ईमानदारी से वह ग्रहण भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम भी कहें कि मेरा भी ज़िंदगी पूरी समाज में बीत गई, तो हम बच्चों से भी कहते हैं कि आप लोग भी समाज में अपनी ज़िंदगी बिताओ, एक दिन तो दुनिया में चले। बड़े बड़े बिजनेसमैन के हिसाब से नीतियाँ बनाए, धन बल बाहुबल के हिसाब से नीतियाँ बनाए। ये नीतियाँ कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के दूर जा रही हैं। हमारी लड़ाई सामाजिक समानता को है, सामाजिक न्याय का है। हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति में कुछ ऐसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति आ रहे हैं, पैसे वाले लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज प्लस A7 न्यूज। आज हमारी मौजूदगी वाराणसी के पुआरी गांव में और हमारे साथ हैं जिला पंचायत के प्रत्याशी नीतीश कुमार पटेल। कि अभी चुनाव काफ़ी 1 साल 2 साल अभी फ़िलहाल दूर पे है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक कर्मठ प्रत्याशी हैं, काफ़ी संघर्षशील प्रत्याशी हैं जो अपने क्षेत्र में लगातार जो है कि समाज सेवा के लिए जुड़े हुए हैं। इनका नाम है नीतीश कुमार। आइए इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार भैया आपका नाम क्या है पहले? नीतीश पटेल जी। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताऊं, लेकिन एक युवा का राजनीति में उतरना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास चाहे आज़ादी का लड़ाई रहा हो, उस वक्त भी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे सभी युवा ही रहे। चाहे गांधी जी रहे हों, चाहे सरदार साहब रहे हों, चाहे अम्बेडकर साहब रहे हों, चाहे समाज सुधारक में आप राजा राम मोहन राय को ले लीजिए, चाहे अगर धर्म सुधारक में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ले, सभी लोगों ने एक उनके माइंड में चलता था कि हम एक युवा हैं, एक छात्र भी हैं, तो हमारे पास किसी भी मुद्दे को समझने के लिए तर्क वितर्क होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। बिना किसी शिक्षा लिए मैं किसी मुद्दे को वास्तविक रूप में समझ नहीं पाऊंगा। आज की हकीकत क्या है? आज़ादी के आज 75 साल हो गए हैं। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आज हम लोकतांत्रिक मूल्यों को सच्ची धरातल पर उतार पाए हैं। जिस प्रकार से आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार में, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि चिमन भाई पटेल गुजरात में कितना भ्रष्टाचार हुआ था, बिहार में सरकार में कितनी भ्रष्टाचार हुआ था, तमाम भारत के राज्यों में भ्रष्टाचार इस प्रकार अपना पैर जमा चुका था कि उसको तोड़ने के लिए युवा ही सबसे पहले मैदान में आए थे। आपको पता होगा कि बिहार में जब भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर था और छात्रों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, तो उसका अगुवाई जयप्रकाश नारायण साहब ने किया। और पटना के गांधी मैदान में जब वो छात्रों को और युवाओं को और आम जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा लोगों से कि हम लोग आज़ादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़े हैं कि लोग सत्ता में जाएं, अपने हिसाब से नीतियाँ बनाएं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के हिसाब से नीतियाँ बनाएं, धन बल बाहुबल के हिसाब से नीतियाँ बनाएं। ये नीतियाँ कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के दूर जा रही हैं। हमारी लड़ाई सामाजिक समानता को है, सामाजिक न्याय का है। हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति में कुछ ऐसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति आ रहे हैं, पैसे वाले लोग आ रहे हैं, कि वे लोग वास्तविक जनता के मुद्दों से दूर, उनका वास्तविक धरातल पर क्या समस्याएं हैं उससे कोई रूबरू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र का वास्तविक मतलब क्या है? क्या लोकतंत्र में सत्ता के खिलाफ बोलना यह देशद्रोह है? अगर सत्ता के खिलाफ बोलना देशद्रोह है, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग भी सत्ता के खिलाफ ही बोले थे, अपनी आवाज़ सत्ता के खिलाफ ही आंदोलन किए थे, याचना पत्र दिए थे, प्रतिवेदन दिए थे, स्मरण पत्र दिए थे। उन लोग भी देशद्रोही कहे जा सकते थे। लेकिन समस्या क्या है कि आज हमारी देश की जनता वास्तविक नेताओं के चरितार्थ को समझ नहीं पाती है। वे किस मुद्दे से जनता के बीच में जाते हैं, किस प्रकार से अपनी बातें जनता के सामने रखते हैं, जनता उनके बातों पर विश्वास कर लेती है। मैं वास्तव में भगवान राम को मानता हूँ, और मैं भगवान राम के कबीरदास से भगवान राम को मानता हूँ। मैं उन स्वार्थी राजनेताओं के भगवान राम को नहीं मानता हूँ जो भगवान राम का नाम वोट लेने के लिए करते हैं। भगवान राम का अगर सबसे बड़ा भक्त रहा है कोई, तो कबीरदास रहे हैं। कि कौन नेता है जो संपूर्ण अपना जीवन भगवान राम के आराध्य में बिता दे? कबीरदास कहते हैं निर्गुण राम जपहू रे भाई।
जब निर्गुण राम की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारी आत्मा में, हमारे मस्तिष्क में बसने वाला राम है, उसके सिद्धांत पर हम चलेंगे, न कि कुछ लोग आके भगवान राम का धार्मिक मुद्दों को बचाना है तो आपके भी बेटे आए और हमारे घर के भी लोग जाए, सभी लोग मिलके धर्म को बचाते हैं, सभी लोग मिलके भाषा को उच्च लेवल पर पहुंचाते हैं। नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आज का समय है इंग्लिश। आज के अगर कहीं भी आप नौकरी करना चाहते हो, चाहे अपने देश में रहो चाहे अब्रॉड में जाओ, आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती तो इसका मतलब संभावना है कि आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आप आज आज़ाद है क्या? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आज कहा जाता है आज़ाद भारत का, आज़ाद विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का मैं एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक हूँ। लेकिन आर्टिकल 19 के तहत हमें सभा करने, राइट टू एक्सप्रेशन का पूरा अधिकार है, सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सरकार जब अपने आलोचनात्मक मूल्यांकन को सुनने को तैयार हो तब तो। अभी हम कोई अपने मुद्दों को उठाने के लिए अगर सड़क पर चले जाएं तो हमारे ऊपर कहा जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, आप सभा नहीं कर सकते। लेकिन आप क्षेत्र का भ्रमण कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि वो एक बार भी क्षेत्र में नहीं आए हैं, लोगों की समस्याओं को नहीं जाने हैं, रोड खंजा के मुद्दे नहीं उठाए, हैंडपंप का मुद्दा, हैंडपंप बहुत जगह पानी की समस्या है, हैंडपंप भी नहीं लगे हैं, रिबोर नहीं हुए हैं, लोग छोटी छोटी समस्याओं से पीड़ित हैं, उन समस्याओं पर भी उन्होंने समाधान नहीं कर पाए। जब क्षेत्र में आप आओगे नहीं तो आप क्षेत्र की समस्या जानोगे कैसे? मैं इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए मैं राजनीति में एक छोटा सा कदम रख रहा हूँ। यह निर्णय लेना जनता का दायित्व है कि वो जनता किस व्यक्ति को चुनता है, कुछ ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करने की दायित्व देता है जो उनके मुद्दे को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष, संबंधित विभाग के अधिकारियों के समक्ष उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु मुद्दा उठा सके। चुनाव हरुआ ब्लॉक सेक्टर नंबर 2 से जिला पंचायत प्रत्याशी के तौर पर अपनी उम्मीदवारी पेश करूंगा। भाग्य का निर्धारण करना यह हमारे सर्वप्रिय और लोकप्रिय जनता मतदाता का दायित्व होगा कि वह क्या हमें फैसला देते हैं, तो वक्त ही बताएगा। तो लोगों को जब हम लोग क्षेत्र में दौड़ते हैं तो लोगों ने बताया कि हम वोटों को वितरित कर देते हैं, हम कुछ इनको दे देते हैं, कुछ उनको दे देते हैं, जिस वजह से हमारा जो वास्तविक कैंडिडेट जो कि सामने वाले प्रतिद्वंदी को हरा सके उससे भी पिछड़ जाता है। बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा हमारे चुनाव जीत हार का, 200-300 वोट का रहा है अगर मैं इनवैलिड को हटा दूँ तो ये सब चीज़ों को देखते हुए पिताजी ने काफ़ी जनता का काम भी किया है। मेरे पिताजी जिला क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे, आप पुआरी कला में जाके पता कर लेंगे। मैं दावे के साथ करता हूँ कि जनता के बीच जब आप जाएंगे तो वे लोग बताएंगे आपको कि जो जितना काम एक प्रधान अपने कार्यकाल में संभवतः नहीं कर सकता वो हमारे पिताजी क्षेत्र पंचायत रहते हुए काम कर लिए थे। अगर इस बात का भरोसा नहीं है तो आप हमारे ग्राम सभा में जाइए और पता कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि जनता का वास्तविक मसीहा कौन है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं राजनीति में कदम अगर आप चुनाव जीतते हैं मान लीजिए, तो फिर आप ऐसे 3 चीज़ बताइए गरीबों के लिए जो बेसिक चीज़ हो बिल्कुल एकदम। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के जो भी सरकारी प्राथमिक विद्यालय, चूँकि मैं एक युवा हूँ, शिक्षा मेरा प्री सेक्टर है, जितने भी प्राथमिक विद्यालय है, हाई स्कूल के विद्यालय में वहाँ के जाके प्रिंसिपल से और सरकारी टीचर जो भी हैं मैं उससे बात करूँगा कि आप चीज़ों को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं ताकि एक गरीब घर का आने वाला बच्चा भी शिक्षा के प्रति आकर्षित हो और वो शिक्षा के प्रति दूरी ना बनाए। ऐसा ना कहे कि यार सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, हम प्राइवेट में जा रहे हैं। हम उनसे ही पूछेंगे कि आप लोग कुछ ऐसा सुधार बताइए, मैं इस सुधार को जिलाधिकारी महोदय के सामने रखूंगा। अगर आप जो भी चीज़ें प्रस्ताव बनाएंगे मैं उसके सामने रखूंगा और जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा कि आप इन चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। दूसरी बात, और हमारे क्षेत्र की जो स्वास्थ्य की समस्या, अभी हमारे पुआरी कला में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर चीज़ें जो कि चिकित्सीय उपकरण है अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। मैं चीज़ों को जाता हूँ, देखता हूँ, बड़ा आश्चर्य होता है। थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि इनका कब से रुचि है प्रधानी में, चुनाव में और राजनीति में इन्वॉल्व होना। क्या नाम है भैया आपका? पहले मेरा नाम अंजेश पटेल उर्फ मुलायम पटेल है जी। मैं पुआरी कला से 2026 में भावी ग्राम प्रधान प्रत्याशी हूँ। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ A7 और काशी उजाला न्यूज़ A7 और काशी उजाला के सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं 2021 में जब प्रधानी का अगला चुनाव बीता उसके बाद से ही मैं लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया। तो मैं सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा, एक युवा होने के नाते ऐसा लगा कि गांव में कुछ ऐसे लोग पीड़ित हैं जो उस लायक हैं लेकिन उन लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है।
जिन लोगों के हाथों में उनके अधिकारों का अधिकार है, वो लोग ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो अपात्र हैं। जो पात्र हैं उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मैं जाकर देखा, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं किसी एक जाति, मैंने प्रत्येक जातियों और धर्म में भी जाकर देखा है। सभी जातियों और धर्म में भी पीड़ित लोग हैं। ऐसी नहीं है कि नहीं एक ही जाति में है, एक जाति में नहीं है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं सबसे पहले ग्राम सभा में प्रधान बनूंगा। तो सबसे पहले जो पीड़ित लोग हैं उनको उनका अधिकार दिलाने का काम करूंगा, और जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं समाज के लिए जो उसके योग्य है उसको मैं ये जान लीजिए कि 100% वादा करता हूं कि उनको अधिकार उनका पूरा मिलेगा। ऐसे तो वादा तो सभी लोग, सभी नेता करते हैं चुनाव के पहले, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद मुकर जाते हैं अपनी बातों पे। नहीं तो आपको हम बता देते हैं भैया जी, आप गांव में भी पता कर लीजिएगा और हमारे बारे में भी पता कर लीजिएगा। जितने लोग मेरे द्वार पे आते हैं, मुझसे संपर्क करते हैं, आप पूछ लीजिएगा उतने लोगों से। ऐसा नहीं है कि नहीं, उन लोग आते हैं उम्मीद लगाकर तो उनके उम्मीद पे पानी नहीं फिरता है। उन लोगों की उम्मीद यहाँ पे पूरी होती है। अच्छा, क्या लगता है कि जो अभी प्रधान है वर्तमान में और आप में क्या अंतर होगा जब चुनाव जीतने के बाद? क्या अंतर मतलब काम देखने को दिखेगा समाज में? देखिए, जो पीड़ित है, मैं किसी का पर्सनल किसी पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जैसे मैं समाज में जाकर देखा, अपनी ग्राम सभा में प्रत्येक जातियों धर्मों में जाकर देखा, तो जो पीड़ित लोग हैं उनको ये अधिकार नहीं मिल पा रहा। और मेरे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अभी सरकारी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। और हम लोग के जो भी प्रधान ग्राम सहायक हैं उन लोग को कहीं दूसरी जगह बैठते हैं। ये समस्या गांव में जाने के बाद हमको मिली कि बुलाते हैं कर्मचारी लोग ब्लॉक पे, फिर आवास पे बुलाते हैं, एक दिन वो अपना टाइम निकाल के। अब देखिए, गांव में ग्राम सभा में सभी काम करने वाले लोग हैं, तो अब एक दिन अपना काम छोड़ के जाते हैं तो सुनने को मिलता है कि आज मतलब जैसे जो भी अधिकारी हैं आज अधिकारी साहब नहीं आए हैं, तो अब उनका नुकसान होता है। तो मैं ये सब जितने भी पीड़ित गांव के लोग हैं और जिनको अधिकार जो है वो दिलाने के लिए मैं एक युवा होने के नाते, मेरी ही नहीं ग्राम सभा में जो लोग हैं सभी युवा की जिम्मेदारी बनती है कि आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि ग्राम सभा में जो पीड़ित है, जिनका अधिकार है, उनके हक और अधिकार के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। अगर आप मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं तो 3 ऐसे मौलिक चीज़ बताइए जो समाज में बेसिक चीज़ एकदम मतलब काम आए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितना तक मेरा अधिकार रहेगा, एक प्रधान का आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जितना अधिकार रहेगा उतना ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और रह गई बात, तो सबसे पहले मैं अपने जो भी मेरे ग्राम सभा में विद्यालय है उस विद्यालय को दुरुस्त करने का काम करूंगा कि टाइम से बच्चों को पढ़ाई हो। क्योंकि मैं भी एक युवा हूं, तो मेरी भी सर्वप्रथम बनती है कि सर्वप्रथम सभी बच्चों को शिक्षा मिले। क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए मैं सबसे पहले विद्यालय को सही करके बच्चों को अंदर शिक्षा प्राप्त हो, और शिक्षा के दम पे ही गरीबी दूर की जा सकती है, और शिक्षा के दम पर ही एक पीड़ित व्यक्ति या लड़का अपनी आवाज़ उठाएगा। और दूसरी बात स्वास्थ्य। और दूसरी बात, मेरे ग्राम सभा में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, उसमें अभी व्यवस्थाएं उतनी जितनी अच्छी रहनी चाहिए उतनी अच्छी है नहीं। उसको दुरुस्त करने का काम करूंगा, और बच्चों को पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी खोलूंगा कि जो भी बच्चे अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आइए लाइब्रेरी में, जो भी सुविधाएं बच्चे कहेंगे, युवा कहेंगे, मैं उसको पूर्ति करने का काम करूंगा ताकि बच्चे आकर लाइब्रेरी में पढ़ सके। मैं अपने गांव में अगर एक से हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो 2 लाइब्रेरी खोलने का काम करूंगा ताकि मेरे गांव के युवा शिक्षित हों।
अपना हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज़ स्वयं उठा सके, उन लोगों को किसी के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। मैं यही चाहता हूँ कि मैं बनूंगा तो मेरा मुद्दा सबसे पहला शिक्षा का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आप बिल्कुल चुनाव पिताजी इतने अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को कि फिर पूछिए मत। अपना नाम बताइए पहले पिताजी। श्री रमाशंकर पटेल उर्फ मटरू पहलवान, ग्राम सभा पुआरी कला के निवासी हूँ। 4 नवंबर 1995 का अपना दल गठन हुआ था और उस गठन में डॉक्टर सोनीलाल पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और हम लोग 4 नवंबर 1995 से लेके आज तक समाज सेवा करते रहे हैं और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक समाज सेवा करता रहूँगा। साथ साथ में मैं भी एक गरीबी भी झेला हूँ। मैं गरीबों का दुख दर्द समझता हूँ, इसलिए मैं प्रथम वरीयता मेरे पास गरीबों को रहता है। मेरे दरवाजे पर जब मैंने देने लायक हुआ, चाहे किसी के पास फीस के लिए पैसा ना हो, दवा के लिए ना हो, शादी विवाह के ना हो, अगर मदद के लिए करते हैं, जितना हो सकता है मैं पूरा मदद करता हूँ। और मैं अपना भगवान सोनीलाल पटेल के मानता हूँ। उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चला और आने वाले बच्चे जो हैं हम उनको भी बताए हुए डॉक्टर सोनीलाल पटेल का बच्चों को पढ़ाने का जो आपने पूछे कि ये बच्चों को कैसे संस्कार दिया है, तो ये संस्कार डॉक्टर सोनीलाल पटेल से सीखा हूँ। और उन्होंने कहे थे कि खाने के लिए रोटी न हो, पहनने के लिए पैर में चप्पल न हो और पहनने के लिए वस्त्र न हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए फीस की किताब व्यवस्था होनी चाहिए। मैं गरीबी झेलते हुए लेकिन तब पर भी अपने बच्चों को कभी फीस की किताब की खाने पीने की ज़रूरी कमी नहीं होने दिया। हमने सोचा कि जो हमको 1-2 बिस्सा ज़मीन बनाना है, घर बनाना है, वो तो हम सारा का सारा अपने बच्चों पर लगाएंगे। जिस दिन हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, सब मजबूत हो जाएंगे, वो सारी व्यवस्था बना देंगे। आज वो हमारे सामने आज ये व्यवस्था जो देख रहे हैं, ये मेरी व्यवस्था तो मैंने तो डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी से पेड़ लगाए, आज वो हमारी पार्टी प्रदेश स्तर पर मान्यता लेगी। उसी तरह हमने तो एक पेड़ लगाए, आज हमारे बच्चे सींच रहे हैं, आज तो हमारी व्यवस्था देख ही रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है यह डॉक्टर सोनीलाल पटेल की विचारधाराओं का है। हम लोगों को रोड खड़ंजा तो नहीं दिए, लेकिन विचारधारा दी है, वही विचारधारा हम अपने बच्चों को लागू कर रहे हैं। अब बच्चे ईमानदारी से अब ग्रहण भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम भी कहे हैं कि मेरा भी ज़िंदगी पूरी समाज में बीत गई, तो हम बच्चों से भी कहते हैं कि आप लोग भी समाज में अपनी ज़िंदगी बिताओ। एक दिन तो दुनिया में चले जाना है, लेकिन एक दिन आप लोग नाम अमर करके जाओ। और कोई भी दरवाजे पर अगर कोई भी गरीब आता है, वो भूखा न लौटे। अगर जिस दिन उनका आत्मा संतुष्ट रहेगा तो आप भरे भाले रहेंगे। साथियों, हम लोगों को डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने हम लोगों को महात्मा बुद्ध के विचारधारा से घोषित किए। आज वो उन्हीं के विचारधारा पर हम लोग चलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षा है। इसीलिए मैं प्रथम वरीयता अपने बच्चों को शिक्षा लेने के काम किए। दूसरा वरीयता उन्होंने कहा अपने रोजगार कर लेना, लेकिन अधिया खेती मत। उन्होंने डॉक्टर साहब कहते थे कि अधिया खेती मत करना, उस अधिया खेती का कोई वैल्यू नहीं है। अपने बच्चे को टेक्निकल काम सिखाना, अगर वो टेक्निकल काम सीखे तो वो कोई नहीं छीन पाएगा। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक अपने पैर पर खड़ा रहेगा। इसलिए मैं डॉक्टर सोनीलाल पटेल को अपना भगवान, महात्मा बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं और हम किसी को भगवान नहीं मानते। क्या सोचकर आप बच्चों को राजनीति में ला रहे हैं, और बच्चे अगर नौकरी करना नहीं दे रहे हैं आप, जो कि राजनीति में उन लोगों को घुसा रहे हैं? लेकिन हमारा 2 मुद्दा है। पहला हमारा विचार, हम रोजगार आदमी हैं, व्यवसाय करते हैं, और दूसरा राजनीति में है। हम सोच रहे हैं, पहला तो हम लोग को आने वाले समय में सोच रहे हैं कि जितना में है कुछ, जिस तरह से हमारे देश में, गांव में, घर में, क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रहा है, हम कुछ ही लोग को रोजगार स्थापित कर दें, रोजगार बढ़ा करके कुछ लोगों को स्थापित कर दें। और राजनीति में बच्चों लोगों को लाने का क्या मकसद है कि जिस प्रकार मेरे देश में दबे कुचले लोगों को उठाने के लिए उन लोग को राजनीति में लाए हैं। देखती हैं, जब हम कुछ नेता यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं, विधायक हैं,
अपनी समस्या उनके पास लेकर जाते हैं, लेकिन कोई बात सुनने के, किसी गरीब का हो, किसी दवाई के इलाज में हो, कुछ हो, लेकिन उस किसके सुनते हैं? जो उनके कहीं 24 घंटा पहरेदारी करते हैं उनको सुनते हैं। लेकिन जो इसी यहाँ के क्षेत्र के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव में मैंने अपनी 4 व्हीलर लेके अपने तेल से लेके गए, पूरी रियाज करे, लेकिन जब उनसे मिलने जाते तो पहचानते नहीं। यहाँ के टी राम विधायक जी हैं, माननीय जी, उनके पास जाते हैं तो जिनके पास 10 वोट नहीं है, जिसका पास कोई कदर नहीं, उनका काम करते हैं, और जिसके पास सब कुछ आपके लिए जरता मरता है, लेकिन जो है कि कुछ नहीं कर। तब मैं भी प्रण खाया हूँ कि हमें भी टी राम महेंद्र नाथ पांडे जैसे बेटों को पैदा करना है, और उन लोगों को सबक सिखा देना है कि आप लोग भी इस कुर्सी पर बैठे। जब तक हमारा बेटा सांसद विधायक नहीं बनेगा तब तक मैं उस बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि संघर्ष करता रहूँगा। और मैं कहेंगे कि हमारे बच्चे अब वो पढ़े लिखे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब शिक्षित हैं, अच्छी तरीके से व्यवस्था लेकर चलाएंगे पद मिलने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो है कि जिस तरीके से पूरे परिवार में एक अच्छी सोच, अच्छी नीति के साथ पूरे राजनीति में इन लोगों की, नए युवा भी हैं और समाज में कुछ करने का भी चाह रख रहे हैं। इस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं कि पिताजी हैं जो बहुत अच्छी संस्कार दिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।